नमस्कार। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। अब आधुनिक हिंदी नाटकों में जो प्रयोगधर्मिता और विभिन्न अलग अलग प्रकार के प्रयोग और इनके साथ साथ रंगमंच को नवीनतम प्रयोगों के अनुकूल और नवीनतम प्रयोग भी दर्शकों के और जो प्रेक्षक जो माना जाता है, दर्शक या प्रेक्षक की जो रुचि के अनुसार उनको बिल्कुल 2 या ढाई घंटों तक उनको बांध के रखने के लिए जिस प्रकार रंगमंच के अनुरूप नाटकों की रचना या नाटकों की रचना नाटक के लिए, क्योंकि अधिकांश आधुनिक हिंदी नाटककारों का ये मत है कि जब तक नाटक सफलतापूर्वक रंगमंच पर नहीं खेला जाता है वो नाटक नहीं है। इस मान्यता को मानने वाले जो आधुनिक हिंदी नाटककार लगभग धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश और सुरेंद्र वर्मा आदि आदि एक बहुत लंबी सूची है। इस लगभग इस पीढ़ी के जो आधुनिक काल स्वातंत्रोत्तर जो काल में जो नाटककार हैं, इन लोगों के जो विभिन्न नाटकों को देखने से ये सब देखने के लिए हमको मिलता है। अब इसके साथ साथ अब और एक नाटक, सबसे पहले नाटक रंगमंच से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं में सबसे पहले हम देखेंगे अभिनय। हम सब जानते हैं अभिनय ऐसी जो चीज है, इसका जो आमतौर पर ये अर्थ माना जाता है कि जो दर्शक को रसानुभूति की ओर ले जाए और पात्रों की बातचीत, उनकी आंगिक गति और उनका जो भावात्मक अभिनय ही अभिनय है। अभिनय 2 तरह का होता है, देह और शरीर के अंगों के द्वारा किए गए अभिनय को आंगिक अभिनय माना जाता है। प्राचीन ग्रंथों में सिर, वक्ष, हाथ और पैर आदि अंगों के द्वारा उच्च कोटि का अभिनय किया जाता था। वचन संबंधी अभिनय को वाचिक अभिनय कहा जाता है। मुख से वचन बोलना, पदों का स्पष्ट उच्चारण, उचित स्थान पर जोर देना, अल्प विराम देना आदि वाचक के अंतर्गत आते हैं। अंगों के प्रयोग के साथ साथ वचन का प्रयोग करना भी अभिनय है। आंगिक गति, वचन का आवश्यकतानुसार प्रयोग और उनका भावात्मक अभिनय ऐसा होना चाहिए जो दर्शक को रसानुभूति दे। सुरेंद्र वर्मा के नाटकों में इन विशेषताओं के साथ साथ साक्षात एवं परोक्ष क्रिया भी देखी जा सकती है। और मारना, लड़ना आदि साक्षात क्रियाएं हैं जो रंगमंच पर दिखाई देती हैं। दुखी होना, आनंदित होना परोक्ष अप्रत्यक्ष क्रियाएं भी है। अब सबसे पहले सुरेंद्र वर्मा द्वारा रचित सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक नाटक में शीलवती, ओकाक, महामात्य, महाबलाधिकृत और अन्य पात्रों द्वारा वाचिक एवं आंगिक अभिनय रसोद्रेक करता है। नाटक के प्रारंभ में महतारिका का गहरी सांस लेते हुए यह कहना, मुझसे सहन नहीं हो रहा है यह श्रृंगार, इसलिए दर्शक में उत्सुकता उत्पन्न कर देता है। फिर फीकी मुस्कान द्वारा अनहोनी की ओर इंगित करते व्यंग्य करना भी नाटक के प्रारंभ से ही दर्शक को पकड़ कर रखता है। ओकाक का अंतर्मुख सा होकर दिन गिनती करना, दोनों हथेलियों से माथा ठोकना, दृष्टि बचाकर ग्लानि मिश्रित क्रोध में आना, ओकाक की ग्लानि, क्रोध, आत्मविश्वास की कमी और निस्सहायता को दर्शाता है। नाटक के आरंभ से ही अंत तक ओकाक की आंगिक चेष्टाओं में और वाचिक अभिनय में निस्सहायता, ग्लानि और क्रोध स्पष्टतः झलकता है। ओकाक का अभिनय श्रोताओं में उसके प्रति सहानुभूति जगाता है।
ईश्वर को संबोधित करता यह अभिनय ओकाक की दुख स्थिति या दुस्थिति को प्रकट करता है। उदाहरण अब देखेंगे ओकाक के शब्दों में, कीजता हुआ। लेकिन कैसा है बनाने का यह ढंग, इसका रूप क्या होगा। कुछ आगे बढ़ जाता है, दोनों हाथ ऊपर उठाकर बर्राए स्वर में, हे प्रभु, क्या संसार की सारी ग्लानि मेरे ही बाग में आनी थी। और ओकाक के और देखिए, दोनों कानों पर हाथ रखकर ऊंचे स्वर में, मत बोलिए मेरे सामने वह शब्द, मुझे इस शब्द से घृणा है, धर्म नटी। विवश रूप में लंबी सांसें लेना और दोनों कानों पर हाथ रखने का अभिनय ओकाक की मानसिक स्थिति को प्रकट करता है। शैलवती का अभिनय इस नाटक की सफलता का मूल कारण है। पहले अंक के अभिनय में शारीरिक भंगिमाओं की कमी शैलवती के आत्मविश्वास का सूचक है, जबकि दूसरे अंक में प्रताप के साथ उत्साह देखा जा सकता है। प्रताप के बाहुमूल पर कपोल रगड़ना, अधरों से छूकर फिर उसके बाहों में समेटने का अभिनय दर्शक की धड़कन को तेज कर देता है। शैलवती के द्वारा ऐसा अभिनय करवाकर सुरेंद्र वर्मा दर्शक के इंद्रियों को उत्तेजित करता है। तीसरे अंक में प्रत्युष से शारीरिक तृप्ति पाकर लौटने के बाद शैलवती के आंगिक एवं वाचिक अभिनय में तीव्रता देखी जा सकती है, जो उसके आत्मविश्वास, तृप्ति एवं परिपूर्णता को बताता है। शैलवती की कसमसाना, ठंडी सांस भरना, गहरी सांस लेकर सूंघने का अभिनय करके ओकाक को चिढ़ाने का यह उदाहरण हम देखेंगे। ओकाक मंदस्मित से, तो कैसी बीती रात। शैलवती देखिए, कसमसाकर ठंडी सांस के साथ, पता ही नहीं चला कि कब बोर हो गई। और तुम्हारी। ओकाक देखिए, कुछ ठहर कर हल्की मुस्कान से, यह शयन कक्ष साक्षी है, ये भित्तियां और गवाक्ष, यह गंध कैसी है। शैलवती हंसती हैं कुछ ऊंचे स्वर में, बोलो ना कैसी है यह गंध। फिर हंसती है। अंग राग, हर शब्द पर ना ही सिर हिलाती। गोरचन, लाक्षारस, सुरभि। शैलवती देखिए उन्मादिन सी, नहीं कुछ भी नहीं। ओकाक विह्वल होकर, तब फिर देखिए अब शैलवती सूंघने की गहरी सांस लेकर, सूंघो, पहचानो। ओकाक तीव्र स्वर में, शैलवती। शैलवती देखिए स्थिर दृष्टि से देखती है, इस गंध से तुम्हारा कोई परिचय नहीं। अगर होता तो कल कि यह रात ना मेरे जीवन में आती ना तुम्हारे जीवन में। ओकाक किंग कर्तव्य विमोड़ सा होकर कक्ष का आधा चक्कर लगाता है। एकाएक दाएं द्वार की ओर मुड़कर महत्तारिका महादेवी के स्नान की व्यवस्था हो। शैलवती उतनी ही ऊंचे स्वर में नहीं, सहज स्वर में अभिनय। शैलवती का अभिनय दर्शक को यह अनुभव कराता है कि शैलवती ने प्रत्युष के साथ काम में कैसी तृप्ति पाई है। शैलवती का अभिनय इतना प्रभावशाली है कि मानो विवाहित दर्शक अपने अनुभवों को याद करने लगता है और अविवाहित दर्शक इस प्रक्रिया से गुजरना चाहता है। उसके बाद शैलवती का एक के बाद एक करके महामात्य, महाबलाधिकृत और राजपुरोहित से आत्मविश्वास के साथ अंकों में अंकें मिलाकर प्रश्न करने का अभिनय अति उत्तम है। शैलवती से ऐसा अभिनय करवाकर नाटककार दर्शक को उत्तेजित करता है और दर्शक शैलवती से पूरी तरह जुड़ जाता है और रचनाकार के उद्देश्य को स्वीकार करता है। और इसके साथ साथ अब देखेंगे, जहां दृश्य योजना को लेकर जो समय के साथ अनेक बदलाव आ रहे हैं।
यहाँ देखिए, हम जब सूर्य की अंतिम किरण से लेकर पहली किरण तक में नाटक का दृश्य बंद राजप्रसाद का शयन कक्ष है। नाटक सूर्यास्त, रात्रि के विभिन्न पहर और सूर्योदय 3 अंकों में पूरा होता है। तीनों को एक ही दृश्य बंद में बांध दिया गया है। नाटककार ने इसके लिए संदूकिया दृश्य बंद मतलब बॉक्स सेट जैसे ये रहता है कि कल्पना की है। नाटक का दृश्य बंद यहाँ देखिए, राजप्रसाद का शयन कक्ष, मंच की अगली सीमा पर दाईं और बाईं ओर एक एक द्वार, दाएं के बाद मदिरा कोष्ठ, बाएं के बाद चौकी पर दर्पण एवं प्रसादन सामग्री, सामने आसंदी, बाईं ओर बड़ा जाल गवाक्ष, बाई तथा सामने की दीवार के लगभग मध्य भाग से लेकर दोनों मतलब यहाँ दीवारों के सम्मिलित कक्ष, एक देखिए सम्मिलित जगह, और मंच के बीचों बीच ऊपर से लटकता बिल्कुल ऐसे हैं मुक्तालाप, सामने की दीवार के पास शैया, कुछ और आसन एवं चौकियां। इस एक दृश्य बंद के द्वारा नाटककार ने तीनों अंकों और 3 अलग अलग समय के पहरों की आसानी से प्रस्तुति किया है। नाटक में शैया एक प्रमुख बिंदु के रूप में उभर कर आता है। शैया सारे नाटक की केंद्रीय संवेदना को प्रकट करता नाटक का निर्णायक बिंदु रखता है। इस दृश्य बंद की सराहना करते हुए जयदेव तनेजा जो लिखा है कि नाटककार ने दृश्य बंद को पर्याप्त लचीला बनाकर ओकाक तथा महत्तारिका और प्रतोष तथा शीलवती के समानांतर चलते दृश्यों को उनके पूरे वैषम्य और नाट्य वैभव के साथ कलात्मकता से प्रस्तुत किया है। एक ही सेट में नाटककार ने दृश्य बदलते ही कभी ओकाक तथा महत्तारिका और प्रतोष और तथा शीलवती और फिर ओकाक को बताया है। नाटक के पहले अंक में राज प्रांगण के दृश्य को महत्तारिका गवाक्ष से देखने और राज प्रांगण में नागरिकों की भीड़ और शीलवती का प्रतोष को जयमाला पहनाने के जो कृत्य की जानकारी ओकाक को देने का दृश्य सुरेंद्र वर्मा की प्रयोगशीलता या प्रयोगधर्मिता का परिचय देता है। जयदेव तनेजा के शब्दों में और एक बार देखेंगे। इसीलिए शास्त्रीय दृष्टि से यह प्रसंग दृश्य और सूच्य के बीच की स्थिति का है, जहां नाटककार ने केवल स्थूल बाह्य यथार्थ का प्रत्यक्ष दृश्यांकन ना करके उसके भीतर के सत्य और उससे पड़ने वाले प्रभाव को प्रस्तुत करके अपनी आधुनिकता का परिचय दिया है। नाटककार ने यहाँ पर राज प्रांगण के दृश्य को ना बताकर एक ही सेट से काम लिया और राज प्रांगण के दृश्य को बताने से ज़्यादा महत्वपूर्ण शयन कक्ष में पीड़ा, विवशता, जिज्ञासा और करुणा का अनुभव कर रहे ओकाक और उसकी प्रतिक्रिया को दर्शकों तक पहुंचाकर उस पात्र के साथ सहानुभूति उत्पन्न करना है। इसी दृश्य के बारे में पांडेय विनय भूषण का कहना है कि देखिए, महत्तारिका द्वारा गवाक्ष से राज प्रांगण के दृश्य का चित्रण शास्त्रीय दृष्टि से सूच्य और दृश्य का मिश्र प्रयोग होने के कारण यह एक अनूठा शिल्प प्रयोग बन गया है। नाटककार ने राजप्रसाद के शयन कक्ष का प्रयोग प्रतोष के शयन कक्ष के रूप में किया है। नाटक में ओकाक और प्रतोष के लिए वह एक शैया अलग अलग शैया लिखी, श्रोता के लिए वह शैया एक ही है, उस पर शीलवती को लेने देने वाला व्यक्ति अलग है। और इसके साथ साथ इसमें और भी विशेषताएं देखिए। सुरेंद्र वर्मा ने अपने नाटकों में पर्दे और उससे कहीं अधिक ध्वनि और प्रकाश का प्रयोग किया है। उन्होंने पुराने पर्दे प्रयोग के बदले प्रकाश का प्रयोग अधिक करके मंच चेतना का परिचय दिया है। नाटक को प्रभावशाली बनाने के लिए नाटककार ने ध्वनि और प्रकाश का प्रयोग फिल्म तकनीकी की तरह किया है, जो दर्शक को पूरी तरह बांध कर रखता है। नाटक की कथा वस्तु और पात्रों के अनुसार ध्वनि का प्रयोग हुआ है। संगीत, नगाड़ों की ध्वनि, न्यापत्य की संगीत, पक्षियों की चहचहाहट तो कहीं पेड़ों की और घोड़ों की हिनहनाहट, वस्त्रों
और आभूषणों की सरसराहट, इन सब का प्रयोग सुरेंद्र वर्मा के नाटकों के संवेदनात्मक प्रभाव को तीव्र किया है। इससे दर्शक नाटक में पूरी तरह लीन हो जाता है और दृश्य का आस्वादन भी करता है। संगीत के विविध प्रयोगों, नेपथ्य स्वरों और प्रकाश परिवर्तन से अभिव्यक्ति स्तर पर नाटककार सफल हुए हैं। ध्वनि और प्रकाश के प्रयोग से रंगमंच को जीवंत बनाया है। और इसके साथ साथ सुरेंद्र वर्मा के नाटकों में कथा वस्तु के अनुकूल वातावरण भी पाया जाता है। नाटककार ने ध्वनि का प्रयोग आवश्यकता अनुसार किया है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक में राज प्रांगण में एवं उत्सव के वातावरण में मंगल वाद्य ध्वनि सुनने को मिलता है। मधुर संगीत का प्रयोग नाटक को भावात्मक स्तर पर प्रभावशाली बनाकर प्रस्तुत करता है। नेपथ्य से और ऐसे धीमी उद्घोषणा धीरे धीरे प्रकाश होता है। नेपथ्य में मंगलवाद्य ध्वनि जो क्रमशः बहुत मंद हो जाती है। मधुर संगीत श्रोता को राज प्रांगण और उत्सव का आभास दिलाता है। कुछ क्षण बाद वाद्य ध्वनि को ऊंची नीची लय का प्रयोग करके नाटककार ने महाराज ओकाक की मनस्थिति को प्रभावशाली रूप से दर्शाया है। महामात्य, आज सारी रात तुम महाराज के साथ रहना, उनका मन बहुत अस्थिर है, कहीं कुछ कर बैठेंगे। महतारिका, जो आज्ञा। महामात्य का प्रस्थान, महातारिका फिर गवाक्ष के सम्मुख आ जाती हैं। वाद्य ध्वनि की ऊंची नीची लय, ओकाक महाराज का निशब्द प्रवेश कुछ क्षणों महतारिका की ओर देखता रहता है। शीलवती का धर्मनटी बनकर अपने साथ रात बिताने के लिए पर पुरुष चुनना ओकाक को पसंद नहीं था। ओकाक के भीतर की ग्लानि, आक्रोश, निस्सहायता और उतल पुतल को नाटककार ने संगीत के माध्यम से प्रस्तुत किया है। नगाड़े की ध्वनि के साथ घोषणा करवाकर नाटककार ने नाटक के साथ न्याय किया है। वाद्यों की ऊंची नीची लय, एकाएक वाद्य ध्वनि को विलुप्त होना नाटक में जिज्ञासा उत्पन्न करता है। नाटककार ने सांसों, वस्त्रों की सरसराहट, आभूषणों की झंकार जैसे सूक्ष्म ध्वनियों का भी प्रयोग किया है, जो नाटक को बहुत प्रभावशाली बनाता है। प्रतोष और शीलवती के संभोग के समय अंधेरे में सांसों और वस्त्रों की सरसराहट बहुत ही रोमांटिक लगता है और नाटककार की सृजनशीलता और भी दर्शाता है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक नाटक की तरह, और इसमें और अन्य नाटकों में भी इसी प्रकार देखे तो हमको पता चलता है। और इसके साथ साथ इस नाटक को जो प्रारंभ करने के लिए मंच पर जो प्रकाश होता है, प्रथम अंक में कहीं और प्रकाश व्यवस्था का प्रयोग नहीं हुआ है और अन्य अंक में दृश्य को बदलने के लिए प्रकाश व्यवस्था का प्रयोग हुआ है। ओकाक और महतारिका के दृश्य शीलवती और प्रतोष के दृश्य को बदलने के लिए मंच को बदले बिना प्रकाश व्यवस्था की सहायता ली गई है। मंच का क्रमशः मंद होते हुए बुझ जाता है। केवल गवाक्ष पर चंद्र किरणों सा बहुत धूमिल आलोक रहता है, वही विराम हो जाए। मंच पर धीरे धीरे प्रकाश होता है। ओकाक या महतारिका के स्थान पर क्रमशः शीलवती तथा प्रतोष दिखाई देते हैं। प्रकाश परिवर्तन करके नाटककार ने ओकाक के राजप्रसाद के शयन कक्ष को प्रतोष के शयन कक्ष में बदल दिया है। जयदेव तनेजा के शब्दों में देखेंगे, यह नाटककार की कुशल प्रकाश व्यवस्था का प्रमाण है कि उसने दृश्य बंद को लचीला बनाकर ओकाक तथा महतारिका और प्रतोष तथा शीलवती के दो दो दृश्यों को उनके पूरे वैषम्य और नाट्य वैभव के साथ क्रमशः समानांतर दृश्यों के रूप में कलात्मकता से प्रस्तुत किया है। इस प्रकार प्रकाश की उपयुक्त व्यवस्थाओं से नाटक की मंचीय प्रस्तुति का प्रादुर्भाव दुगुना हो जाता है। नाटक का तीसरा अंक प्रकाशीय व्यवस्था का सफल नमूना भी है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो अंधकार एक पुरुषाकृति का आभास जो धीरे धीरे मंच पर टहलती रहती है। महतारिका आवेश में, बधाई हो महाराज,
उजाला, प्रकाश, आलोक पूर्ववर्ती तीनों शब्दों के साथ तत्क्षण 3 बार में पूरा मंच आलोकित हो जाता है। मंच पर अंधकार है और पुरुषाकृति अर्थात वोकाक टहल रहा है, क्योंकि यह रात्रि उसने बेचैनी की अवस्था में काटी है, इसलिए अंधकार है। मां तारिका का प्रातःकाल प्रवेश और संवादों के साथ 3 बार मंच पर तत्क्षण आलोक हो जाता है। शीलवती राजप्रसाद लौट आई है। ऐसे वातावरण की सृष्टि के लिए तथा नाटक के मूल भाव को संप्रेषित करने के लिए पूरा मंच आलोकित हो जाना नाटक की गति को तीव्र करता है। अंधकार के समय प्रकाश वृत्त का शैया पर केंद्रित रहना शैया को बिंब साबित करता है। इस नाटक में शैया का महत्वपूर्ण स्थान है। ओकाक के जीवन में और शीलवती के नारित्व में भी। इस नाटक में अंधकार के दौरान हल्की कुनमुनाहट, वस्त्रों की सरसराहट आदि ध्वनि दर्शक को स्मृति लोक में ले जाता है। नाटककार ने नाटक की कथा वस्तु को ध्यान में रखकर अंधकार में प्रतोष और शीलवती के बीच संवादों की सृष्टि की है। प्रतोष शील विराम, शीलवती विराम, प्रतोष दीप जला दूं, शीलवती नहीं, सब कुछ बदल जाता है प्रकाश के साथ, विराम, चपक में मदिरा डाले जाने की ध्वनि, और प्रतोष आधी रात बीत गई, शीलवती सजग होकर कैसे कठोर वचन बोलते हो, प्रतोष क्यों, क्या हुआ, शीलवती फिर उसी स्वर में, यह कहो कि आधी रात और बची है, हंसी, वस्त्रों की सरसराहट, आभूषणों की झंकार। अंधकार में बोली जाने वाले इन संवादों को सुनकर दर्शक अपनी सृजनात्मकता के अनुसार दृश्य देखता है। नाटक के अंत में शीलवती जब ओकाक पर सामर्थ्य ना होते हुए भी विवाह करके उसका जीवन नष्ट करने का आरोप लगाते समय प्रकाश शीलवती और ओकाक के साथ साथ शैया पर केंद्रित रहता है। यहाँ अंतिम मैं यहाँ शीलवती के शब्दों के साथ यहाँ इसको मैं समाप्त करना चाहता हूँ। स्थिर दृष्टि से देखती है और तुम कितने परमार्थी हो जो बिना सामर्थ्य के ब्याह के जैसा जघन्य पाप कर सकते हो। राजवैद्य ने कहा था कि जब कामना की पूरी उष्मा के साथ पत्नी तुम्हारा आवाहन करेगी तो उस मनोवैज्ञानिक क्षण में आप अपने यानी मैं तुम्हारे लिए केवल जड़ी बूटी थी, केवल एक उपचार। तुमने यह नहीं सोचा कि अगर यह चिकित्सा बेकार गई तो इस जीवंत औषधि पर क्या बीतेगी। इधर उधर देखती है। मंच की प्रकाश व्यवस्था धीरे धीरे 3 आलोक वृत्तों में बदलने लगती है जो शीलवती, ओकाक और शैया पर केंद्रित हैं। यह शयन कक्ष साक्षी है मेरी पीड़ा का, ये बित्तियां और गवाक्ष, यह मुक्तालाप, छोटा सा विराम देके देखिए, यह शैया, तुम मेरे शरीर से ताप लेना प्रारंभ करते थे, नग्न नारित्व से अपने पुरुषत्व को जागृत करना चाहते थे। यहाँ इस प्रकार इस नाटक में सुरेंद्र वर्मा ने विभिन्न प्रयोगों के माध्यम से, क्योंकि ऐसे दृश्य मंच पर वर्जित हैं लेकिन वो कहीं नहीं दिखाई दिया, लेकिन दर्शक को ये आभास कराता है। इस प्रकार सुरेंद्र वर्मा ने विभिन्न प्रयोगों के माध्यम से सूर्य की अंतिम किरण से लेकर सूर्य के पहले किरण तक जो नाटक का बिल्कुल सफलतापूर्वक मंच पर खेलने योग्य बनाया है, कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। नमस्कार, धन्यवाद।